हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट। और इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करेंगे और नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आज इस सीरीज में अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 1, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आप सब जानते हैं इसमें अपने टोटल कितने 4 चैप्टर है और आज अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो अपने सबसे पहले इस यूनिट के नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है, ये बस पैराग्राफ जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। हाँ, अगर आप रीड करें तो एक दो टॉपिक, एक दो लाइन है जो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे एक बायोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। एक आप ये दो वर्ड के बारे में अच्छे से फोकस कर सकते हैं कि इन एनिमेट और एनिमेट। इन एनिमेट वर्ड एनसीईआरटी में यूज होता है अपने नॉन लिविंग के लिए, और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग से। एक यहाँ पर अगर आप रीड करेंगे तो एक वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब सारा फोकस किस पे रखते हैं, ह्यूमन पे। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आप टॉपिक स्टडी करो और उसमें ह्यूमन रिलेटेड कुछ हो तो आपको ये एंथ्रोपो वर्ड आता है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी का क्या मतलब है कि बायो को इस तरह स्टडी करना कि वो ह्यूमन सबसे ऊपर आना चाहिए, उसके लिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं आपके। इसके नेक्स्ट जहाँ पर आपके पेज है उस पर एक साइंटिस्ट के बारे में दिखा हुआ है जो कि है अर्नेस्ट मेयर। इसके बारे में आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा गया है, अपने अर्नेस्ट मेयर को कहा गया है। और ऑल टाइम जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे उनकी लिस्ट में भी ये आते हैं। एक जो स्पीसीज की बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, स्पीसीज की जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है वो किसने दी थी, अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। बायोलॉजिकल डेफिनेशन का क्या मतलब है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ये कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप स्पीसीज कहलाता है जो कि क्या हो, पोटेंशियल इंटरब्रीडर हो, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। और साथ ही में उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो भी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होनी चाहिए। एक बायो के फील्ड में ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी मतलब अवार्ड मिलते हैं। 3 तरह के अवार्ड होते हैं जो इन तीनों के तीनों इनको मिले थे। एक है बालजान प्राइज़, एक है इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी और एक है क्रेफोर्ड प्राइज़। और ये तीनों के तीनों किनको मिले हुए हैं, अर्नेस्ट मेयर को मिले हुए हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 1 है वो कौन सा है, द लिविंग वर्ल्ड। देखो, इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है उसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। बस आप अगर रीड करते समय आप एक इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो, गैलोपिंग हॉर्स क्या होता है। देखो, कोई भी अगर ऐसा कोई एनिमल हो जो बहुत ही फास्ट जो है मूव करे या रन करे, तो उसकी एक स्टेज ऐसी आती है दौड़ते हुए कि उसके जो 4 लेग्स होते हैं चारों के चारों हवा में होते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। उस टर्म के लिए गैलोपन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में एक है कि जो व्हाट इज़ लिविंग है, इससे रिलेटेड 2 कंसेप्ट होते हैं। एक तो आपको डिफाइन करना है फीचर से और एक है फिलोसॉफिकल व्यू। तो एक तो है टेक्निकल जिसमें अपन फीचर टू फीचर डिस्कस करते हैं लिविंग को नॉन लिविंग के अगेंस्ट में, और एक एनसीईआरटी लिखती है सेकंड कौन सा है, फिलोसॉफिकल व्यू। और फिलोसॉफिकल व्यू अपन को इस चैप्टर में नहीं करना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि लिविंग क्या होता है। तो देखो, 5 पॉइंट है जिनके बेसिस पर अपन को लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहला है एबिलिटी टू ग्रो, फिर है रिप्रोडक्शन, फिर है मेटाबॉलिज्म, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब इनमें से देखो, ये सारे पॉइंट लिविंग नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो डिफाइनिंग होंगे। डिफाइनिंग का क्या मतलब होगा कि अगर वो फीचर है तो 100% लिविंग है, और अगर नहीं है तो 100% नॉन लिविंग है। ऐसे कौन कौन से इन 5 में से, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है। हालांकि मेटाबॉलिज्म में एक पॉइंट है वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। और अगर कभी आप कोई क्वेश्चन करें और उनके एमसीक्यू में मेटाबॉलिज्म के साथ ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ हो, तो आप पहले उन दूसरे ऑप्शन को चूज़ करें। जैसे मान लो 4 ऑप्शन में से हैं कि इनमें से कौन सा आपके डिफाइनिंग फीचर है, और एक ऑप्शन कॉन्शियसनेस है और एक मेटाबॉलिज्म है और 2-3 और कुछ दे रखे हैं, तो फिर आप कॉन्शियसनेस को चूज़ करें। मतलब इन 2 पॉइंट को पहले प्रायोरिटी देनी है। हालांकि अगर ये 2 ना हो, सिर्फ मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है।
अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का फीचर होता है। अब ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर है, पहले आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर आपको पूछे ग्रो करने के ट्विन कैरेक्टर क्या है, या तो इंक्रीज इन मास होगा या इंक्रीज इन नंबर होगा। यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, आप इसे सेल भी समझ सकते हैं। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये दो तरीके हैं किसके, ग्रोथ का पता करने के लिए। फिर देखो अपने पॉइंट जो है वो है कि इन प्लांट ग्रोथ जो होती है सेल डिवीजन से अकर होती है कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ होती है, जबकि एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही होती है, ठीक है। लेकिन उनमें जो होता है सेल डिवीजन चलता है, ग्रोथ करवाने के लिए नहीं चलता, लेकिन टिश्यू जो होते हैं डीजनरेट होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, तो उनको वापस रिप्लेस करने के लिए चलता रहता है। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती। तो देखो इस ग्रोथ वाले टॉपिक में अपन तीन चीज़ों को ग्रोथ को कंपेयर करना है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की ग्रोथ को, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ को, लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ को। तो प्लांट और एनिमल वाले में अपन को फ़र्क समझ में आ गया, क्या है कि प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, थ्रू आउट लाइफ होती है, ठीक है। और एनिमल्स के केस में ये एक सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद वो अपनी ये एबिलिटी खो देते हैं। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में, तो देखो इसके बारे में यहाँ पर अपने एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली होते हैं, किसके लिए, मल्टी सेलुलर के लिए। मतलब मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग चीज़ें हैं, जबकि यूनिसेलुलर के लिए जो ग्रोथ है वो ही रिप्रोडक्शन है। क्योंकि एक सेल जो होगी वो क्या करेगी, डिवाइड करके दूसरी सेल बनाएगी, और दो सेल बनेगी, इसे सेल डिवीजन भी कह सकते हैं और इसे ही अपन क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो वो एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहते यूनिसेलुलर के लिए, जबकि मल्टी सेलुलर के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का क्या मतलब होता है, दो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। अब फिर लिविंग और नॉन लिविंग में भी डिफरेंस करना है ग्रोथ को। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं, इंक्रीज एज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर अपन सिर्फ ये देखें, अभी अपन ने ट्विन कैरेक्टर क्या पढ़े थे कि एक तो नंबर इंक्रीज होता है और एक क्या इंक्रीज होता है, मास। तो अगर मास को इंक्रीमेंट ले तो नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो करती है, क्योंकि उनके मास भी बढ़ते हैं। जैसे माउंटेन जो या सैंड का कोई बहुत बड़ा सा है, उसके ऊपर बार बार आके मतलब कहीं से सैंड आकर इकट्ठी होती जाएगी और उसका मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी ग्रोथ है, अपन ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से होती है, इनसाइड, मतलब उसको खुद की वजह से होती है। जबकि नॉन लिविंग की ग्रोथ कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है, उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, बाहर से इकट्ठा होके उसकी ग्रोथ हो रही है। जबकि लिविंग थिंग की जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। यही वजह है कि ग्रोथ को अपन क्या नहीं मान सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। तो ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर आपको पूछे डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, तो दो वजह से, नॉन लिविंग जो है वो भी ग्रोथ शो करते हैं, हाँ एक्सट्रिंसिक ही सही, लेकिन करते तो हैं। और सम जो एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन एज के बाद में ग्रोथ, मतलब सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ एक एज के बाद ही होती है, जैसे कि एनिमल्स में। तो एक एज के बाद में जब वो ग्रो करना छोड़ देंगे तो क्या अपन उन्हें नॉन लिविंग कह देंगे, आंसर है नहीं। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट की वजह से अपन ग्रोथ को क्या नहीं मान सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। मैं यहाँ आपको एक फोकस करवाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे एग्जाम में आए कि एक कोई थिंग है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रही है, क्या आप 100% कह सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आंसर है हाँ। तो अगर ऑप्शन में ग्रोथ हो तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ लिखी हुई हो तो अपन उसे डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। तो पहले एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है जो आप सब जानते ही है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन को कहते हैं, जिसके पास फीचर मोर और लेस सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट के। एक एनसीईआरटी यहाँ पे लाइन लिख रही है कि इनवेरिएबली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन हो, आपको पूछे रिप्रोडक्शन मेनली किसको डिनोट करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मेन रिप्रोडक्शन का मोड होता है। मतलब ट्रू रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो है बहुत सारे अलग अलग मोड दे रखे हैं रिप्रोडक्शन के। वैसे आप ये 12th की क्लास की बुक में भी करेंगे, लेकिन जो यहाँ दे रखे हैं उसको अब मैंने साइड में लिख दिया है। जैसे फंगस में एसेक्सुअल स्पोर से होता है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग से होता है, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन है, और फंगस, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये सब फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखो प्लेनेरिया में कैसा होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। ट्रू रीजनरेशन एनसीईआरटी क्या लिखती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonyms of growth। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, जबकि अपने मल्टी सेलुलर के केस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। In a single cell organism we are not very clear about the use of two term growth and reproduction। अपन clearly अगर आपको पूछे कि किन चार ऑप्शन दे और उनमें से पूछे कि किसके लिए आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्लियर नहीं समझ सकते, तो उन चार ऑप्शन में से अपन को उस ऑर्गेनिज्म को चूज करना है जो कि यूनिसेलुलर हो। अब वो ऑप्शन में आपको अमीबा, कोई प्रोटोजोआ का नाम, कोई यूनिसेलुलर एल्गी का नाम, कुछ यूनिसेलुलर फंगस का नाम, या फिर बैक्टीरिया का, किसी बैक्टीरिया का नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक देखो कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल, स्टेरलाइल वर्कर बी। जो हनी बी होती है उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, क्वीन, ड्रोन और वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं वो लिविंग ही है, लेकिन वो तो स्टेराइल होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना सकते। म्यूल भी लिविंग है लेकिन वो भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना पाता। और बहुत सारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं। यही वजह है कि रिप्रोडक्शन को भी अपन क्या नहीं मान सकते, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी क्या शो करता, वो भी शो नहीं करते रिप्रोडक्शन को। जैसे म्यूल लिविंग है, स्टेराइल हनी बी जो है वो भी एक लिविंग थिंग है, इनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल होता है वो भी लिविंग है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं शो करते, रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। हालांकि एनसीईआरटी लिखती है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। हाँ, ये ट्रू है कि कोई भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे दे कि एक ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, अब बताओ वो लिविंग है या नहीं है, तो 100% लिविंग है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग तो कभी भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रही, अब बताओ वो लिविंग है या नॉन लिविंग, तो हो सकता है वो लिविंग हो सकता है वो नॉन लिविंग हो। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर करेक्टर जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट क्या लिखती है एनसीईआरटी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, और ये केमिकल्स जो होते हैं बनते रहते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और इन कन्वर्जन की जो रिएक्शन होती है उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। 2 तरह की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, आप सब जानते हैं। कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन होती है, एनाबॉलिक फॉर्मेशन होती है। कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिक में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन भी दे रखी है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, उसे क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन चलती है वो सारी क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म में शो नहीं करते, और हर लिविंग थिंग, यहाँ लिखा हुआ देखो, ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म को अपन क्या मान सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, कोई नॉन लिविंग शो नहीं कर रहा और सारे लिविंग शो करते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेटाबॉलिक की एक रिएक्शन को आप आर्टिफिशियली इन विट्रो फॉर्म में भी करवा सकते हैं। उस एक रिएक्शन को क्या कहेंगे, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसको अपन पहली चीज़ तो याद रखनी है कि उसे बॉडी के बाहर करवाई जा सकती है, टेस्ट ट्यूब में करवा सकते हैं। अब ये लिविंग है या नॉन लिविंग, तो आंसर है दोनों ही नहीं है। हालांकि इस रिएक्शन को अपन लिविंग रिएक्शन मानेंगे, लिविंग थिंग नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, लिविंग रिएक्शन मानेंगे। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन नॉट अ लिविंग थिंग बट अ लिविंग रिएक्शन। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर तभी होता है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, या किसी ऑर्गेनिज्म या किसी सेल के अंदर हो। तो मेटाबॉलिज्म इन अ सेल, इन अ ऑर्गेनिज्म, तब वो एक डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। ठीक है,
वैसे मेटाबॉलिक एक डिफाइनिंग फीचर है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर वो बाकी 2 फीचर में से किसी एक के साथ चूज़ करना पड़े तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे 3 फीचर है, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म में से या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म में से एक ही चूज़ करना हो तो फिर वो आप सामने वाला चूज़ कर ले। अगला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेयर होता है अपने सराउंडिंग में चेंजेज के और उसके टूवर्ड्स में किसी ना किसी वे में क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। प्लांट के पास कोई सेंस ऑर्गन तो नहीं होते, लेकिन कॉन्शियसनेस जरूर होती है, रिस्पॉन्ड वो भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, और 11th क्लास में भी अपन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब प्लांट, एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसमें कॉन्शियसनेस होती है। और कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? उसे एक तो अवेयरनेस होती है अपने सराउंडिंग की, और सराउंडिंग के टूवर्ड्स में क्या करता है? रेस्पॉन्ड भी देता है। एक जो पॉइंट अपन को इम्पोर्टेंट है याद रखना है कि फोटो पीरियड मतलब लाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, और स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है? जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, चाहे वो सीजनल ब्रीडर प्लांट हो चाहे सीजनल ब्रीडर एनिमल्स हो। फोटो पीरियड जो होगी, लाइट की ड्यूरेशन जो होगी, उसे अफेक्ट करेगी। एक ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओनली ऑर्गेनिज्म है जो खुद के बारे में भी अवेयर है। सराउंडिंग के बारे में जो अवेयरनेस होती है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, खुद के बारे में जो अवेयरनेस होती है उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होती है। तो आपको पूछे कि 4 ऑप्शन में से कौन कॉन्शियसनेस शो करता है, तो आपको लिविंग थिंग चूज करनी है। लेकिन कौन सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है? तो सिर्फ ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस को अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? वो सिर्फ ह्यूमन शो करता है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है। एक एनसीईआरटी लिखती है कि पेशेंट जो कॉमा में, उसे अपन क्या मानेंगे? उसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो पहला तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है ऐसे कि आपको पूछे कि किस केस में ह्यूमन के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो कॉमा में, या फिर अ पर्सन इन कॉमा, और फिर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी हो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस सही है किसके लिए? जो पर्सन कॉमा में। तो उसे अपन लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग? एनसीईआरटी पूछती है तो अपन उसे लिविंग मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सारी चल रही। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। मतलब टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल में तो नहीं होती, लेकिन वो सेल के इंटरेक्शन की वजह से आई है। एक बार फिर ये लाइन समझाना चाह रहा है एनसीईआरटी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जिससे बने हैं उसमें नहीं होती, लेकिन उनके इंटरेक्शन से बनी है। अब इस लाइन को अपन अच्छे से समझते हैं। देखो, अपन सब जानते हैं कि मॉलिक्यूल से सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। जो लोअर लेवल होता है उसमें इंटरेक्शन की वजह से एक नई प्रॉपर्टी डेवलप होती है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनाइजेशन पर है। सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे तो सेल के आपस में इंटरेक्शन से एक एबिलिटी आएगी जो सिर्फ टिश्यू के पास होगी, सेल के पास नहीं होगी। टिश्यू और टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उससे जो एबिलिटी आएगी वो ऑर्गन के पास होगी, लेकिन वो टिश्यू के पास नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर लेवल पर एक प्रॉपर्टी आती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आती कहाँ से? लोअर लेवल पर इंटरेक्शन की वजह से आती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ। अब ये जो है वो दे रखी है अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन दे रखी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है जिसके पास में सराउंडिंग के टूवर्ड्स में रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी भी होती है। और फिर एक बायो की और डेफिनेशन दे रखी है। एक बायो जो है स्टोरी ऑफ लाइफ है, हालांकि क्वेश्चन वोश्चन तो नहीं बनता, बायो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, तो फाइनली अपन इस टॉपिक को लास्ट में समराइज करते हैं। डिफाइनिंग फीचर किस किस को मानेंगे? तो
ग्रोथ वैसे डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ दे रखा है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म इन सेल, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, इन्हीं दो पॉइंट को देनी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक, नेक्स्ट आगे लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले अपन ये समझते हैं डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। तो एनसीईआरटी खुद लिखती है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि अर्थ पर कितने तरह के, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, तो कितने नंबर है और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है उसे अपन क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से रफली 1.7 टू 1.8 मिलियंस तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं अगला जो अपने एनसीईआरटी में टॉपिक है कि वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय द लोकल नेम्स। जो प्लांट और एनिमल्स अपने लोकल एरिया में होते हैं उन्हें अपन लोकल नेम से जानते हैं, और ये लोकल नेम जो होते हैं वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, और इवन कंट्री में भी अलग अलग हो सकते हैं। और यही वजह अपन को एक स्टैंडर्ड मेथड चाहिए नेमिंग का जो सब जगह एक जैसा हो, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। हेंस देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन of the naming of the living organism such that the particular organism is known by the same name all over the world। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, नेमिंग कहते हैं। तो नेमिंग का क्या मतलब होगा, एक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नेम देना किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो सब जगह सेम हो। और ये जो नाम दिया जाता है वो एक अपने दो यूनियन है, इनके नाम याद रखने, एक ICBN और एक ICZN। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वो ICZN है। ठीक है, जो अपने बॉटनी की जो टैक्सोनॉमी है या फिर जो बॉटनिकल नेम है वो इसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, और जो एनिमल के हैं वो ICZN के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ठीक है, एक एनसीईआरटी लिखती है कि नोमेनक्लेचर करने से पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, कि अपन नाम किसको दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन है। ठीक है, फिर अपन नोमेनक्लेचर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम। देखो यहाँ पर है ये जो नाम दिए जाते हैं साइंटिफिक नेम, एंश्योर दैट द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। तो जो मेथड अपन इस्तेमाल करते हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन सा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो पार्ट होंगे, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और ये मेथड किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट जो अपन को याद रखना है वो है इसके कुछ लॉ है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लीनियस ने दिया था उसके ये लॉ है, अपन को याद रखना है। एक तो नेम जो होता है लैटिन लैंग्वेज में दिए जाने चाहिए, और ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं ताकि पता चले कि लैटिन ओरिजिन से थे। इसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को डिनोट करता है, सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। हैंड रिटन, व्हेन हैंड रिटन ये अंडरलाइन होते हैं, और अंडरलाइन सेपरेटली करने चाहिए, मतलब जीनस का नाम अलग से अंडरलाइन होना चाहिए और स्पीसीज का अलग से अंडरलाइन। और जब प्रिंटेड फॉर्म में हो तो इटैलिक में लिखे जाते हैं। अगर पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं तो ये इंडिकेट करने के लिए कि इन वर्ड की जो ओरिजिन है वो क्या है, लैटिन लैंग्वेज की। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसे स्मॉल लेटर के साथ ही क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। एक साइंटिफिक नेम जिसे देखो मैंगो का दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, इसमें से मैंजीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो क्या है, स्पेसीज है। ठीक है, एक नेम ऑफ ऑथर जो होता है जिसने ये नाम दिया वो भी पीछे लिखना है एब्रीवेटेड फॉर्म में। तो मैंजीफेरा इंडिका और फिर पीछे LINN लिखा हुआ है, ये लीनियस को डिनोट करता है। अब ध्यान से सुनना, वैसे अगर आपको पूछे कि चार ऑप्शन में से कौन सा नाम साइंटिफिक कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है तो आप जो ये रूल के फॉलो करें उसको चूज़ करें। लेकिन आपको जैसे अगर दो ऑप्शन दे दे, एक में मैंजीफेरा इंडिका हो, एक में मैंजीफेरा इंडिका और पीछे LINN हो, तो फिर ये वाला ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही वजह है कि जब भी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग बनाते हैं, तो क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजीली
ऑब्जर्वेबल करेक्टर, उसे अपन क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्लासिफिकेशन करने के लिए जो अपन ग्रुप बनाएंगे, अब ये ग्रुप अपन जो बनाते हैं उसका कोई फीचर वीचर नहीं है, तो उस ग्रुप को तो अपन कहेंगे कैटेगरी, और उस ग्रुप में जो रखेंगे जिसका कोई फीचर भी होगा उसे अपन क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। जैसे कि किंगडम जो है एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्योंकि ये एक ग्रुप है। लेकिन अगर मैं पूछूं किंगडम के क्या फीचर्स होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते। क्या फीचर बताओगे आप किंगडम के, कोई फीचर नहीं है। लेकिन एक एनिमेलिया एक किंगडम है ना, और एनिमेलिया के फीचर्स भी होते हैं। तो एनिमेलिया को अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो कह ही सकते हैं, पर साथ में क्या कह सकते हैं, टैक्सॉन कह सकते हैं। तो कैटेगरी का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा जिसका कुछ फीचर्स भी होगा उसे अपन क्या कहेंगे, टैक्सॉन। कैटेगरी और टैक्सॉन के बारे में अभी अपन आगे भी देखेंगे। जैसे एनसीईआरटी नीचे यहाँ लिखती है कि डॉग्स, कैट्स, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या होंगे बेटा, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या टैक्सॉन है, तो ये सब टैक्सॉन है, क्योंकि ये तो इनके सब के तो क्या है, फीचर्स है। तो ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिक, अपने कैटेगरी के साथ साथ टैक्सॉन भी है। और टैक्सॉन जो होता है एक अपने वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड होता है टैक्सा, ठीक है। तो टैक्सा, टैक्सॉन जो है अपन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, डॉग, कैट, मैमल्स, इनके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे क्या कहते हैं, टैक्सा या टैक्सॉन। और एक और पॉइंट याद रखना है, टैक्सा या टैक्सॉन कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे। जैसे एनिमेलिया ये किंगडम लेवल पर टैक्सॉन है, अपने कह दें मेमेलिया ये क्लास लेवल पे टैक्सॉन है। मैं आपको कह दूं होमो तो ये जीनस लेवल पे टैक्सॉन है। मैं कहूँ आपको सेपियंस तो ये स्पीसीज लेवल पे टैक्सॉन है। तो टैक्सॉन या टैक्सा अलग अलग लेवल पे डिफाइन कर देते हैं, और जिस लेवल पर वो डिफाइन किए जाते हैं वो पर्टिकुलर लेवल या पोजीशन, उसे अपन रैंक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अभी आगे भी अपने आएंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। तो एनसीईआरटी लिखती है बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उन्हें क्लासिफाई करेंगे इनटू डिफरेंट टैक्सा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी। अपन टैक्सोनॉमी को इस तरीके से भी समझने के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन इनटू अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी। कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, उसे अपन पहले उसके आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके फीचर्स को पहचानेंगे, फिर उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे, फिर उसे नाम देंगे। ये सब करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। इसका मतलब जो टैक्सोनॉमी जो होती है उसके सर्टेन स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले करेक्टराइजेशन, मतलब आप उसके करेक्टर नोट करोगे। फिर जो पहले से अवेलेबल करेक्टर है उससे कंपेयर करके उसे अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो गया कि भाई इसके करेक्टर इससे मैच करते हैं, तो फिर उसे उस ग्रुप में रख देंगे, तो क्लासिफिकेशन करेंगे। और सबसे लास्ट में उसको क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, करेक्टराइजेशन, उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या होगा, क्लासिफिकेशन, और सबसे लास्ट में क्या होगा, नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये आपके देखो या एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। हैंस देखो पहला स्टेप क्या है, करेक्टराइजेशन, दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन, और चौथा क्या है, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक टू टैक्सोनॉमी, ठीक है। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। शुरू में जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे, एंड ह्यूमन क्या करता था, जो चीज़ें अपने लिए जैसी यूजफुल होती थी उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेगा। जैसे मान लो फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर देते हैं, मेडिसिनल प्लांट मेडिसिन देते हैं, फ्रूटिंग प्लांट फ्रूट देते हैं। तो जो अर्ली क्लासिफिकेशन था वो इसके बेसिस पर था। नेक्स्ट जो एक और टर्म है वो है सिस्टेमेटिक्स। तो देखो सिस्टेमेटिक को आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी के साथ अपन को क्या ऐड कर देना है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है, रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे डेवलप हुआ है। तो टैक्सोनॉमी में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी ऐड कर दे, तो जो ब्रांच बन जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक्स। क्या कहेंगे, सिस्टेमेटिक। और ये जो टर्म जो है वो किसने दी थी, लीनियस ने, और उन्होंने एक बुक लिखी थी उसमें यूज की, जो कि बुक क्या थी, बुक का नाम याद रखना, सिस्टेमा नेचर। तो आपको पूछे सिस्टेमा नेचर किसने लिखी, तो कैरोलस लीनियस ने लिखी। द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक वॉज लेटर इनलार्ज्ड, और ये इंक्लूड कर दिए गए, ये अपने ऊपर लिखे गए हैं कि ये तीनों इंक्लूड है इसमें, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो
सिस्टेमेटिक जो होती है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखती है ऑर्गेनिज्म के बीच में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए एक और वर्ड होता है फाइलोजेनी, आप ये भी याद रखें। टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी अपना क्या हो जाएगा, सिस्टेमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो देखो यही चीज अभी मैंने आपको समझाई थी, अब एक बार वापस अच्छे से समझते हैं। देखो, सिंगल स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुप विदाउट फीचर, मतलब टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करते समय जो एक स्टेप जो होता है या एक ग्रुप जो बनाते हैं जिसका कोई खुद का कोई फीचर नहीं हो, उसे अपन क्या कहेंगे, कैटेगरी। और क्योंकि इससे टेक्सोनॉमी में यूज करते हैं तो टेक्सोनॉमी कैटेगरी भी बोल सकते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब कैटेगरी है, इनके खुद के कोई फीचर नहीं है, तो इनको अपन कैटेगरी कहेंगे। फिर टेक्सोनॉमिक हेरारिकी क्या होता है, ऑल कैटेगरी टुगेदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट, उसे अपन हेरारिकी कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो, इसको नीचे से ऊपर की तरफ रीड करते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ये असेंडिंग हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ ये डिसेंडिंग हो जाएगी, और ये सब एक साथ लिखे हुए हैं, ये टेक्सोनॉमिक हेरारिकी हो जाएगी। फिर टेक्सॉन और टेक्सा क्या है, तो देखो टेक्सॉन सिंगुलर वर्ड होता है, टेक्सा प्लूरल वर्ड होता है। होता क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी विथ अ सर्टेन फीचर्स। मान लो फाइलम से रिलेटेड एक ग्रुप है और उसके कुछ फीचर्स है, उसको अपन क्या कहेंगे, टेक्सॉन। जब तक फीचर नहीं होंगे उस ग्रुप को कैटेगरी कहेंगे, जब फीचर्स आ जाएंगे तो उसे टेक्सॉन कहेंगे। जैसे क्लास एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लेकिन मेमेलिया, रेप्टाइल्स, एव्स, ये सब अपने क्या हो जाएंगे, टेक्सॉन हो जाएंगे। ये सब अपने क्या है, टेक्सॉन है, ठीक है। जबकि क्लास अपनी क्या होगी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। किंगडम अपना क्या होगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, लेकिन अपने एनिमेलिया, प्लांटी, फंगाई, ये सब अपने क्या हो जाएंगे, टेक्सॉन हो जाएंगे। देखो यहाँ एनसीईआरटी भी कुछ लिखती है, उसको भी रीड कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हेरारिकी ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमी हेरारिकी। और साथ में देखो ये भी लिख रहा है कि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन, ठीक है। रैंक जो होती है आप उसे पोजीशन की तरह समझ सकते हैं। ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप किसको प्रेजेंट करता है, कैटेगरी, उसके कोई फीचर्स नहीं है। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और ईच रैंक और टेक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और एक ये लाइन भी अच्छी है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको भी, ठीक है, कि ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप category are distinct biological entity not a merely morphological aggregate। मतलब हर जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होगी वो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, मतलब उसमें कुछ फीचर्स है, सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं बना रखा, एक ग्रुप नहीं बना रखा, ठीक है। नेक्स्ट अपना एक एक करके अपन को सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी करनी है। सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज किसे कहने वाले हैं, टेक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी हो जिन ग्रुप में, उसे अपन क्या कहेंगे, स्पीसीज। एक अपन ने डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट में की थी, जो आपस में पोटेंशियल इंटरब्रीडर होते हैं, उसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं स्पीसीज का, ठीक है। अब बुक में बहुत सारी स्पीसीज दे रखी है तो वो मैंने यहाँ लिस्ट बना ली है। मैंगो की स्पीसीज क्या होती है, इंडिका। पटेटो की क्या होती है, ट्यूबरोसम। लॉयन की क्या होती है, लियो। टाइगर की क्या होती है, टाइग्रिस। ब्रिंजल की क्या होती है, मिलोनीगाइना, मिलोनीजीना, मिलोनजीना, जो भी आप रीड करें। ह्यूमन की क्या होती है, सेपियंस। मकॉय की क्या होती है, नाइग्रम। वीट की क्या होती है, एस्टिवम। तो ये जो होती है वो अलग अलग क्या हो जाएगी, अपन को स्पीसीज लर्न करनी है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलिनम ट्यूबरोसम किसका नाम है, पोटैटो का। पीछे वाली क्या होगी, स्पीसीज होगी। पैंथेरा लियो में लॉयन का है, लॉयन की स्पीसीज क्या हो जाएगी, लियो हो जाएगी। ह्यूमन का भी दे रखा है, होमो सैपियंस। वैसे मैंने यहाँ लिख रखी है, यही आपके लिए काफ़ी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करनी। और 4 पीछे और आएंगे, अभी अपन वो भी टिक लगा देंगे। जो यहाँ पर है बस वही याद करें, और अपन को कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जीनस। तो जीनस क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, उसे अपन जीनस कहेंगे। अब कौन कौन से जीनस अपन को याद करने हैं, देखो ध्यान से देखते हैं। एक तो सोलेनम, ये अपने ब्रिंजल का हो जाएगा, सोलेनम।
पोटैटो का भी सोलेनम और मकोई का भी सोलेनम। तो ये 3 अलग अलग स्पीसीज थी, इन सब का ग्रुप बना दिया, उसे सोलेनम में पुट कर दिया, जीनस हो गया। तो रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप क्या हो गया? जीनस हो गया। क्या इसमें और स्पीसीज नहीं होती है, लेकिन अपने बुक में जो दे रखी है अपन को वो याद रखनी। वैसे वैसे लियो, पार्डस, टाइग्रस ये सब अलग अलग स्पीसीज थी, लेकिन इन सब रिलेटेड स्पीसीज है, तो इन सबको एक ही जीनस में रखा, पैंथेरा। वैसे कैट का जीनस याद रखना है, फेलिस होता है। डॉग का क्या होता है? कैनिस होता है। ठीक है। फिर है फैमिली क्या होगी? वो भी रिलेटेड जीनस को क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे। अब इसमें भी अपन को याद रखना है, सोलेनम जो है जीनस होता है, पिटूनिया जो है वो जीनस है, और धतूरा जो है ये भी एक जीनस है, लेकिन इन सब की फैमिली सेम होती है, क्योंकि ये रिलेटेड जीनस है तो इनकी एक ही फैमिली होती है, सोलेनेसी। आप याद रखें, आपको पूछ सकते हैं कि सोलेनेसी में कौन कौन से जीनस आते हैं, तो सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा। अगेन याद रखें कि जो अपने एग्जाम्पल है उससे ज़्यादा बड़ा वो फैमिली हो सकती है, लेकिन अपने बुक में जो है अपन को वही लर्न करना है। वैसे पैंथेरा ये जो जीनस था, जो कि लॉयन, लेपर्ड और टाइगर का था, फेलिस कैट का था, और ये दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, फेलिडी फैमिली, जिसे कैट फैमिली कहते हैं। तो कैट फैमिली का क्या नाम होता है? फेलिडी। वैसे डॉग की भी फैमिली होती है, कैनिडी। ठीक है। और अपन को क्या याद रखना है? ऑर्डर याद रखना है। एक ऑर्डर से पहले एक चीज़ लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि स्पीसीज, जीनस और फैमिली जो होता है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर पे, के जो करेक्टर जो है क्या क्या सिमिलर है उसके बेसिस पर अपन स्पीसीज, जीनस और फैमिली बनाते हैं। जबकि ऑर्डर और उसके हायर जो कैटेगरी है वो एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, मतलब करेक्टर के ग्रुपिंग पर बेस्ड होगा। कहने का शायद मतलब ये है कि इधर की यहाँ पर जो अपने स्पेस नंबर ऑफ करेक्टर होंगे वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेक्टर के ग्रुप को लेकर अपन ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर होगा या ये पर्टिकुलर ऑर्डर होगा या क्लास होगी या फाइलम होगा। आपको बस इतना से याद रखना है। अगर आप अपन को पूछे कि स्पीसीज, जीनस और फैमिली जो है वो किस पर बेस्ड है, तो सिमिलर, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर पे, जबकि ऑर्डर और हायर रैंक जो होती है वो एग्रीगेट ऑफ करेक्टर पे बेस्ड होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑर्डर के नाम दे रखे हैं, वो याद रखना है। एक है पॉलीमोनियल्स, ये एक ऑर्डर दे रखा है, और इसमें कौन कौन सी फैमिली आती है? कॉन्वोल्व्यूलेसी और सोलेनेसी, ये दो फैमिली जो है वो मिलाकर क्या बनती है? पॉलीमोनियल्स। ये एक ऑर्डर का नाम दे रखा है। एक कार्निवोरा ऑर्डर दे रखा है, जिसमें कौन कौन आते हैं? फेलिडी फैमिली, कैनिडी फैमिली, डॉग और कैट दोनों फैमिली जो है कार्निवोरा ऑर्डर में आती है। ये ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछे जाते हैं, नेम, ऑर्डर वगैरह बहुत बार पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं इनसे। क्लास भी आपको एक दे रखी है, एक दो। प्राइमेटा ऑर्डर, जिसमें प्राइमेटा में कौन कौन आता है? प्राइमेटा ऑर्डर, अपना ऑर्डर जो होता है क्या होता है? प्राइमेट्स ही होते हैं अपन भी। तो प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन ये सब भी आते हैं। ये ऑर्डर जो होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? मैमेलिया से बिलोंग करता है। और उसमें एक और ऑर्डर भी आता है, कार्निवोरा, और अभी अपन ने देखा कार्निवोरा में कौन आते हैं? डॉग और कैट फैमिली आती है। ठीक है। फाइलम जो है उसमें कोई खास लाइन नहीं है, बस आपको एक ही याद रखना है कि प्लांट के केस में फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड भी यूज होता है। एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉर्डेटा में फाइलम, कॉर्डेटा में किन को पुट करते हैं? जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है, उसे अपन कॉर्डेटा में पुट करते हैं। वैसे अपन जब कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा समझेंगे तो उसमें ये आ ही जाएगा। ये एक हायरार्की दे रखी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है। और किंगडम जो है हाईएस्ट कैटेगरी होती है, आप जानते ही। और लोवेस्ट और सबसे बेसिक कैटेगरी कौन सी होगी? स्पीसीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी यहाँ लिखती है, अच्छे से रीड करते हैं। As we go higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing. जैसे जैसे अपन स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर होंगे, जो कॉमन करेक्टर, सिमिलरिटी के करेक्टर होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे। जितना लोअर टैक्सा होगा, मतलब जितनी लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड टैक्सॉन है उसमें जो मेंबर होंगे उनके पास ज़्यादा सिमिलर करेक्टर होंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप, ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि उनके बीच में आपस में क्या होंगे? करेक्टर कम मैच करेंगे। जैसे अगर किंगडम लेवल पे देखा जाए तो ह्यूमन और हाउसफ्लाई, अमीबा, ये सब एक ही किंगडम के। अब हाउसफ्लाई और मिरमे अगर
रिलेशन देखा जाए तो बहुत कम फीचर मैच करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन बड़े लेवल पे देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं मान लो कि मैं अपने आप को कंपेयर करूं किसी ऑर्डर लेवल पे जाके, तो मेरा कंपैरिजन होगा किससे? मंकी से, चिंपांजी से, जहाँ ज़्यादा कैरेक्टर क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे जो सिमिलर कैरेक्टर है घटते जाएंगे। अगर कोई कोई टैक्सॉन है स्पीसीज से रिलेटेड है तो उसमें ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, जीनस से रिलेटेड है तो कम, फैमिली से और कम, ऑर्डर से और कम, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। किसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ज़्यादा मुश्किल होगा? जो किंगडम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वो लार्जेस्ट कैटेगरी है, बहुत कम फीचर्स क्या करेंगे? मैच करेंगे। ठीक है, एक आपको ये टेबल भी अच्छे से लर्न करनी है। इसमें ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इन सब के बायोलॉजिकल नेम याद रखने हैं, इनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम सब अच्छे से याद करने। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो एड्स का क्या मतलब है? ये वो डिजीज वाला एड्स नहीं है, इसका मतलब होता है हेल्पिंग टूल। तो ये वो टूल्स है जिससे अपन टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टैक्सोनॉमी में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है। अगर आपको पूछ लेकिन चार में से, वैसे तो ये चारों के लिए यूजफुल है, लेकिन फिर भी किसी एक को ही चूज करना हो तो टैक्सोनॉमिकल एड्स किससे रिलेटेड होते हैं? आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मेनली आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल। और प्राइमरी सोर्स होता है किसका? टैक्सोनॉमिक स्टडी का। अब कौन कौन से टूल्स अपन को स्टडी करने? हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, और कुछ बुक्स है जिसमें फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और क्या आ रहा है? कैटलॉग। एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें बहुत सारे हर्बेरियम सीट होती है। अब हर्बेरियम सीट पर क्या होते हैं? एक तो याद रखना है कि क्या होते हैं? प्लांट स्पीसीज के लिए हर्बेरियम होता है, एनिमल स्पीसीज के लिए नहीं। और जो स्पेसीमैन होते हैं वो ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और प्रिजर्व्ड होते हैं। तो डेड है, लिविंग नहीं है। ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व। ड्राइड मतलब सुखाए हुए, प्रेस मतलब दबाए हुए, प्रिजर्व मतलब कुछ ऐसा कर रखते हैं ताकि वो और ज़्यादा सड़े ना। ठीक है, फर्दर दीज सीड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक हर्बेरियम सीड क्या होती है? तो देखो अच्छे से समझते हैं। एक हर्बेरियम सीड जो होती है कुछ इस तरह की होती है। इसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मिल जाएगी आप सर्च करेंगे तो हर्बेरियम सीड की एक स्टैंडर्ड साइज होती है, वही साइज यूज करनी है। उसमें यहाँ पर देखो स्पेसीमैन है। स्पेसीमैन की क्या खासियत होती है? वो प्लांट स्पेसीमैन है, ड्राइड है, डेड है और प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड होता है। और यहाँ राइट कॉर्नर में, राइट जो लोअर कॉर्नर है, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। एग्जैक्टली याद करें, मन से नहीं करनी है। डेट लिखी जाती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, नेम लिखे जाते हैं जिसमें इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम आते हैं, और फैमिली नेम लिखा जाता है, और कलेक्टर जिसने कलेक्ट किया उसका खुद का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्या था? हर्बेरियम था। हर्बेरियम को अपन क्विक रेफरल सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन जो होता है, अब ऑब्वियस थिंग है, बॉटनिकल है तो प्लांट से रिलेटेड होगा और यहाँ सब लिविंग प्लांट्स होंगे। बॉटनिकल गार्डन टैक्सोनॉमिक स्टडी तो हेल्प करता ही है, साथ में एक्स सिटू कंजर्वेशन भी करवा रहा है। एक्स सिटू क्यों करवा रहा है? क्योंकि प्लांट लेकर आएंगे अपन उनके नेचुरल हैबिटाट से और यहाँ पर ग्रो करवाएंगे तो उन्हें अपन कंजर्व भी कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांट होगा उस पर लेबल क्या क्या करेंगे? यहाँ सिर्फ लेबलिंग में दो ही चीज़ें हैं, बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। जो साइंटिफिक नेम लिखेंगे और फैमिली नेम लिखेंगे। बस कहाँ लिखेंगे? जैसे मान लो ये एक ट्री है, तो अगर ये ट्री है तो इस पर एक बोर्ड लगा देंगे और इस बोर्ड पे उसका बॉटनिकल नेम और उसका फैमिली लिख देंगे। ये बॉटनिकल गार्डन में होता है। एक कुछ बॉटनिकल गार्डन अपने देखो यहाँ दे रखे हैं, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। एक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, क्यों? और ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। अगर आपको नॉलेज के लिए याद रखना हो तो कौन सा होता है? ये ही लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, हावड़ा।
इंडिया में है, और एक और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में और भी कुछ था, आपके 12th क्लास की बुक में दे रखा है, CDRI, याद होता आपको, ठीक है, 4th चैप्टर में है। खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम आर जनरली सेटअप बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल और कॉलेज वगैरह। इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, प्लांट भी और एनिमल। अभी तक अपन ने बॉटनिकल गार्डन किया, वो भी प्लांट के लिए था, हर्बेरियम किया, वो भी प्लांट के लिए था, म्यूजियम दोनों के लिए होता है। म्यूजियम में लिविंग होंगे या डेड होंगे? तो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे। कैसे होंगे? डेड होंगे। स्पेसिमेन रखे जाते हैं, दो तरीके के होंगे, वेट और ड्राइड। वेट करने के लिए क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में अपन स्पेसिमेन डाल के रखते हैं। और ड्राइड में एक तो स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड आता है। यहाँ पे देखो स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा हो, लार्जर एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी स्किन में अंदर स्टफिंग कर देते हैं, अंदर से सब निकाल देते हैं और अंदर सब स्टफ कर देते हैं, मतलब भर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं, वो ड्राई स्पेसिमेन है। इंसेक्ट के लिए एक बॉक्स लेते हैं, उसे किल करके पिन की हेल्प से उसे पिनिंग कर देते हैं उसके अंदर, और एनिमल के जो बॉन्स वगैरह है वो भी अपन म्यूजियम में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। ये सेफ किसके लिए होगा? एनिमल्स के लिए। अगेन लिविंग और एनिमल्स होंगे। और देखो लाइन देखो, रीड करें, आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन ध्यान रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और क्या क्या फ़ायदा होता है, एक अपन हैबिट के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके फूड हैबिट और अदर हैबिटाट, उनकी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क से एक तो ये फ़ायदा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, ये भी एक फ़ायदा। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क, जू कहते हैं जिसे। और एक्सिटू कंजर्वेशन भी है, ये भी एक्सिटू कंजर्वेशन। तो जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड्स है उसमें से दो एक्सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है की। तो देखो की क्या होती है, की कुछ इस तरीके के सेट होते हैं जिसमें दो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कहने का क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। जैसे ओनली वन सेल या मोर देन वन सेल, दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये दोनों का जो सेट है उसे कहेंगे कपलेट, और एक स्टेटमेंट जो होगा उसे क्या कहेंगे, लीड। अपन क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखेंगे और मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं देखूं और पहला सेट देखूं कि भाई उसमें एक सेल है या एक से ज़्यादा सेल है, फिर अगर एक से ज़्यादा सेल है फिर अगले वाले पे जाऊंगा, फिर उन दोनों में से कोई एक होगा, फिर उन दोनों में से भी कोई एक होगा। इस तरीके से की सेट की जाती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल ली जाती है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। की जो होती है वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले स्टेटमेंट रखती है पेयर में, उन पेयर को तो कहते हैं कपलेट। और एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। अपन को उन कपलेट में से एक लीड को एक्सेप्ट करना है, एक को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और की कैसे नेचर की होती है, एनालिटिकल नेचर की होती है, अपन को एनालिसिस करनी पड़ती है। ये भी आ रखा क्वेश्चन है, अच्छे से हर वर्ड को अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट आती है अपनी बुक्स, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटालॉग, ये सब, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन रखती है, ये सब रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखो इन सब में क्या क्या फ़र्क है। तो फ्लोरा जो होती है वो एरिया वाइज लिखी जाती है, मैनुअल भी एरिया वाइज, कैटालॉग भी एरिया वाइज। मोनोग्राफ जो होते हैं वो एरिया वाइज नहीं होते, सामने वो एक टेक्सॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक मैमल्स का मोनोग्राफ है तो वो मैमल्स दुनिया में कहीं पर भी हो, सारे मैमल्स का उसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। फ्लोरा जो होता है उसमें हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैनुअल में भी यही सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, सब चीज़ें सेम है, बस इसके कंपेयर में मैनुअल में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। कैटालॉग जो होता है वो भी एरिया वाइज लिखा जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, सिर्फ इंडेक्सिंग। तो अगर पूछे इन सब में से स्मॉलेस्ट बुक कौन सी होगी, तो ये स्मॉलेस्ट ही होगी। और मोनोग्राफ जो होता है उसमें किसी एक टेक्सॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब टेक्सॉन, मैमल्स एक टेक्सॉन है, लॉयन एक टेक्सॉन है, ठीक है। तो किसी भी एक टेक्सॉन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी एरिया के हो, वो इंफॉर्मेशन होती है।
अब कुछ और पॉइंट है, उसके बाद अपन चैप्टर एंड करते हैं। देखो, एक जो अपने स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब ऑब्लिगेट कैटेगरी है। क्लासिफिकेशन करने के लिए इन कैटेगरी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी और इस्तेमाल ली जा सकती है, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़े तो फाइलम के ऊपर सुपर फाइलम, या नीचे सब फाइलम, या क्लास के ऊपर नीचे सुपर क्लास, सब क्लास, ऐसी कैटेगरी भी इस्तेमाल ली जाती है। कुछ सफिक्स है, जैसे डिवीजन के नाम के पीछे फाइटा आता है, सब डिवीजन के नाम के पीछे फाइटिना आता है, क्लास के पीछे ऑप्सिडा या फाइसी वर्ड आता है, ऑर्डर के पीछे एल्स आता है, सब ऑर्डर के पीछे EINEAI वर्ड आता है, फैमिली के पीछे AC, सब फैमिली के पीछे OID। जीनस, स्पीसीज और किंगडम के लिए कोई सफिक्स नहीं होते, और ये सारे सफिक्स ICBN ने अडॉप्ट कर रखे, ICZN ने नहीं। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर को अपन ने NCERT के हिसाब से अच्छे से रीड किया। आप हर पॉइंट पर अच्छे से फोकस करें, उसे लर्न करें, और फिर बहुत सारे MCQ मिलाए, और वो MCQ मिलाए जो NCERT बेस्ड हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाए, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। होगा तो मैं इस फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड आपको MCQ भी अवेलेबल कराऊंगा। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले चैप्टर में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।